भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में अपने संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जो ब्रिटिश शासन से प्रेरित थी। मतलब ये मान लो कि 200 साल तक अगर उन्होंने हमारे यहाँ पे राज किया है तो उन्होंने जो हमें दिया वो है संसदीय शासन प्रणाली। अगर ये मानो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मिलती तो हम वो अपना लेते, पर वो वहाँ क्या अपनाई गई थी? संसद। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे क्या लागू की? संसद। तो हमें ये क्या एक विरासत में मिल गई है ना। तो भारत ने अपने संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था से प्रेरित है। यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसदीय कार्यपालिका की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? एक तो इसमें होता है वास्तविक कार्यकारी और एक होता है मतलब नाम मात्र। तो नाम मात्र वाला जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं पर वह केवल नाम मात्र के होते हैं। वास्तविक कार्यकारी कौन होता है हमारे देश का? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, संवैधानिक रूप से कार्य कौन हमारा कार्यकारी मतलब प्रमुख वो है हमारा राष्ट्रपति। पर वास्तविक अगर कार्यकारी की बात आएगी तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है संसदीय प्रणाली की? तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है इसमें? यह एक नाम मात्र प्रमुख होता है और एक यह पद संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। ठीक है, संविधान का प्रमुख जो हमारा वो कौन है? हमारा संवैधानिक तौर पर अगर हम प्रमुख देखें हमारे राष्ट्र का तो वो है राष्ट्रपति। और वास्तविक अगर देखें तो प्रधानमंत्री। दोनों ही बात समझ आ गई आपको? सरकार का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे लेने होते हैं वो प्रधानमंत्री लेता है। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर कोई ये मान लो कि अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है तो जो मंत्रिपरिषद उसने बनाई हुई होती है वो अपने आप ही बर्खास्त हो जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद विशेष रूप से लोकतंत्र के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कैसे? क्योंकि लोकसभा ये मान लो कि हमारे लोगों ये क्या होगी? लोकसभा यानी कि लोगों की सभा जो लोग जहाँ चुन के भेजते हैं। राज्यसभा में भी लोग होते हैं, हमारे एमपी होते हैं, पर वहाँ पे क्या है? वो इनडायरेक्टली चुन के भेजे हुए होते हैं अलग अलग राज्य से। पर लोकसभा में डायरेक्टली जो हम चुनते हैं, है ना, हम एमपी को जो वोट देते हैं। अच्छा, अगर आप स्कूल में तो शायद हो सकता है आपने अभी वोट नहीं दिया हो, पर अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप ये देख रहे हैं तो ज़रूर आपका वोट बन चुका है और अब आप एमपी अपने क्षेत्र के एमपी को वोट दे रहे हैं तो वो क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने वाला है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? सभी मंत्री एक साथ तैरते और डूबते हैं। यानी ये क्या कहना चाहता है कि एक साथ ही कार्य करते हैं। अगर एक व्यक्ति ये मान लो मंत्रिपरिषद का अगर कोई गलती करते हैं तो उसकी व्यक्तिगत मतलब जवाबदेही तो बनती ही है। ठीक है, व्यक्तिगत जवाबदेही तो बनती ही है, पर अगर कोई ऐसा विषय है सरकार का जो ये माने कि बहुत ही जैसे तूल पकड़ जाए, अभी नीट का जो ये मानने पेपर लीक हो गया है तो इसमें क्या है? प्रधानमंत्री को भी लिया जा रहा है कि वो भी जवाब दें हैं, वो हमें बताएंगे। पर व्यक्तिगत तौर पे तो वो क्या, वो जो एनटीए का जो प्रमुख अध्यक्ष रहेगा उसकी बोल लेंगे। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है? व्यक्तिगत भी सामूहिक भी मतलब जवाबदेही तय होती है, उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद पूरा का पूरा सामूहिक रूप से। अगर हमारे प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो उसके पीछे पीछे पूरा मंत्रिपरिषद भी इस्तीफा देगा या वो बर्खास्त हो जाएगा। विश्वास मत का महत्व। लोकसभा में अगर विश्वास खो मतलब ये मान लो कि खो जाए तो वो क्या? सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा और वो क्या करता है? सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यानी ये मान लो कि अगर उसके पास बहुमत ही नहीं है, वो विश्वास मत पारित ही नहीं करा पाया, यानी कि उसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं है तो वो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो वही बन सकती है ना जिसके पास बहुमत होता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। तो ये मान लो कि हमारी संसद में कानून बनाए जाते हैं और सरकार उनको लागू करवाती है, पर जो संसद में लोग हैं वो भी तो सरकार के ही है ना। पक्ष और विपक्ष है ये मान लो, पर क्या उसमें जो कानून बनाती है, जो कानून नियम कानून लेके आती है वो बनाने के लिए, तो वो सरकार का ही पक्ष होता है। तो क्या ये दोनों क्या है? घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मंत्री स्वयं संसद के सदस्य होते हैं, वो दोनों उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। उत्तरदायी और लोकतांत्रिक शासन। यह प्रणाली उत्तरदायी और लोकतांत्रिक शासन को प्रोत्साहित करती है, सरकार को निरंतर संसद के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है। ये मान लो कि अगर हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई होती तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पावर होती है एक व्यक्ति के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में।
तो वो क्या कुछ भी नियम लाता, लागू करता, ये करता, वो करता, तो वो अगर भ्रष्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो करप्ट हो सकता है। पर संसदीय प्रणाली में क्या है, उसके पास विश्वास मत उसको पारित करवा, मतलब ये बनाए रखना पड़ेगा, वो उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी। और ऐसे ही लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है, यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत बनाया रहता है। और संसदीय शासन प्रणाली की यही सुंदरता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पे जवाबदेहिता तय कर देती है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, संसदीय कार्य प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, निम्नलिखित रूप से सुनिश्चित करती है। उत्तरदायित्व तय करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। जन प्रतिनिधित्व, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही इसमें क्या करते, चुने हुए होते हैं, वो चुने जाते हैं ना। लोकतांत्रिक नियंत्रण, सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण रखा जाता है। यह प्रणाली शासन के प्रति जवाबदेह रखती है उनको, और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाई होंगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।